गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। 12वीं की कॉमर्स क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे हैं उस अध्याय को करने वाले हैं। तो अध्याय को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ चैप्टर से संबंधित कि गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, इसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तथा किस प्रकार से इसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। गैर व्यापारिक संस्था, तो गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ क्या होता है, क्या होती है गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना या व्यापारिक क्रियाएं करना नहीं होता, बल्कि जन सेवा, समाज सेवा या जन कल्याणकारी कार्य करना होता है, तो उसे गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। जैसे कोई शिक्षण संस्था हो गई, अस्पताल हो गया, पुस्तकालय हो गया, कोई खेलकूद क्लब हो गया, आदि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना या व्यापारिक क्रियाएं करना नहीं होता है। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा कौन सी पुस्तकें रखी जाती है अपने लेखांकन के लिए, तो एक गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और सदस्यता रजिस्टर रखे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखो दे रखे हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की पुस्तकें, तो रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और सदस्यता रजिस्टर, ये 3 पुस्तकें गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वित्तीय विवरण। तो वित्तीय विवरणों की बात करते हैं तो एक व्यापारिक संस्था और एक गैर व्यापारिक संस्था दोनों ही वित्तीय विवरण रखती है अपने आर्थिक परिणाम जानने के लिए। तो एक व्यापारिक संस्थाएं कौन सी, आपके सामने देखो वित्तीय विवरण, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था लिखा हुआ है। तो व्यापारिक संस्था का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य होता है जन कल्याणकारी कार्य। ये तो हो गया इनका मुख्य उद्देश्य और इनका अंतर। अब एक व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनमें देखो क्या क्या है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण और कुछ नोट्स और टिप्पणियां होती है, वो भी वित्तीय विवरणों के अंतर्गत शामिल होती है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात करते हैं तो एक गैर व्यापारिक संस्था जो वित्तीय विवरण बनाती है उसमें प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा। गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की बात करते हैं तो 1 नंबर प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा, ये 3 वित्तीय विवरण गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता क्या है। तो प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है तथा इसमें पूरे वर्ष में प्राप्त होने वाली नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता का डायग्राम बनाया हुआ है, चार्ट सा बनाया हुआ है। तो इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है। तो प्राप्ति भुगतान खाते का पहले मैं अर्थ समझा देता हूँ। प्राप्ति भुगतान क्या होता है कि प्राप्ति भुगतान खाता एक वित्तीय वर्ष के अंत में उस वर्ष की प्राप्त नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों के आधार पर जो रोकड़ बही में लिखे गए हैं बनाया जाता है। ये वस्तुगत या वास्तविक प्रकृति का खाता होता है। किस प्रकृति का होता है, वस्तुगत या वास्तविक प्रकृति का होता है। और इसमें सभी प्रकार की आयगत व पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है, चाहे वो चालू वर्ष की हो, चाहे पिछले वर्ष की हो, चाहे अगले वर्ष की हो। जो हमें नकद में प्राप्त हो गया और हमने नकद में भुगतान कर दिया उसका लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। तो प्राप्ति भुगतान खाता कैसा है, रोकड़ बही के समान है क्योंकि इसमें नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। अब कोई पूछ ले कि प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकृति का खाता है, वस्तुगत या वास्तविक प्रकृति का खाता है। अब प्रश्न आ जाए कि प्राप्ति भुगतान खाते में किस प्रकार के लेन देनों का लेखा किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें समस्त आयगत व पूंजीगत प्राप्ति व भुगतानों का लेखा किया जाता है। और ये किस अवधारणा पर बनाया जाता है, रोकड़ अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि एक अवधि के जो नगद प्राप्ति और नगद भुगतान है उसका हम लेखा कर सकें या अंतिम रोकड़ शेष ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आय व्यय खाते की बात करते हैं। तो आय व्यय खाते क्या होता है, आय व्यय खाता एक अवधि में आय और व्यय का लेखांकन करते हुए
अधिकता व न्यूनता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ये व्यापारिक संस्थाओं के लाभ हानि खाते के समान होता है तथा इसे उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। मतलब कि इसमें सिर्फ चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा किया जाता है। यदि बकाया पिछले वर्ष या अगले वर्ष के कोई लेन देन है तो उनका समायोजन किया जाता है। ठीक है, यानी अगर पिछले वर्ष का कोई लेन देन है या आगामी वर्ष का कोई लेन देन है तो उसको हम घटा के समायोजन कर देते हैं। अब चार्ट में देखते हैं आय व्यय खाता, तो आय व्यय खाता किसके समान है? आय व्यय खाते के समान है। किस प्रकृति का खाता है? नाम मात्र प्रकृति का खाता है। इसमें किसका लेखा किया जाता है? चालू वर्ष के आयगत आय और व्यय का लेखा किया जाता है। किस अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है? उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? अधिक व न्यूनता ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ये हमने इसकी पूरी बेसिक जानकारी ले ली है। अब देखिए नीचे लिखा है उपार्जन अवधारणा या चालू वर्ष के आधार पर। देखिए हमने आय व्यय खाते के बारे में बात की कि इसमें उपार्जन अवधारणा के आधार पर सिर्फ चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा किया जाता है, यानी चालू वर्ष 12 महीने के जो भी आय और व्यय उसका लेखा करेंगे। अब मान लेते हैं कि कुछ इसमें पिछले वर्ष के बकाया शामिल हो या अगले वर्ष के अग्रिम शामिल हो, तो उनका समायोजन कैसे करेंगे? देखिए ये आपके सामने चार्ट दिया गया, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, एडवांस ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग। अगर साल के शुरू में बकाया है तो इसका अर्थ है कि वो बकाया पिछले साल के हैं। ठीक है, और साल के अंत में बकाया है तो इसका मतलब वो बकाया चालू वर्ष के हैं। तो जब हम आय व्यय खाते में कोई मद लिखने की गणना करेंगे तो अगर प्रश्न में आ जाए कि वर्ष के प्रारंभ का बकाया ये है, वर्ष के अंत का बकाया ये है, वर्ष के प्रारंभ का अग्रिम ये है, वर्ष के अंत का अग्रिम ये है, तो हम किस प्रकार से इसका लेखा करेंगे या गणना करेंगे? देखिए, तो वर्ष के प्रारंभ का बकाया यानी वो पिछले वर्ष से संबंधित है तो उसको घटा देंगे, और वर्ष के अंत का बकाया यानी वो चालू वर्ष से संबंधित है तो उसको जोड़ देंगे। अग्रिम की बात करते हैं तो साल के शुरू में अग्रिम यानी जो पिछले वर्ष से अग्रिम है तो वो चालू वर्ष का अग्रिम है तो उसको जोड़ देंगे, और साल के अंत में अग्रिम का मतलब है वो कि अगले वर्ष का अग्रिम है जो हमें चालू वर्ष में प्राप्त हो गया है तो उसको घटा देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग है तो घटेगा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है तो जुड़ेगा। एडवांस ओपनिंग जुड़ेगा क्योंकि वो चालू वर्ष से संबंधित है और पिछले वर्ष में प्राप्त हो गया था तो उसको जोड़ देंगे, और क्लोजिंग एडवांस है जो अगले वर्ष का था लेकिन चालू वर्ष में प्राप्त हो गया तो उसको घटा देंगे, और जो राशि आएगी प्लस माइनस करने के बाद में वो राशि आय व्यय खाते में जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सवाल देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करते हैं हम। पहला प्रश्न, गैर व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है? ए, लाभ कमाना, जन कल्याणकारी कार्य करना, व्यवसाय करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने किया कि गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जन कल्याणकारी कार्य, जन सेवा या समाज सेवा करना होता है। तो हमारा जो उत्तर होता है वो है बी, जन कल्याणकारी कार्य करना। दूसरा प्रश्न, प्राप्ति भुगतान खाता है वस्तुगत प्रकृति का, नाम मात्र और व्यक्तिगत। अभी हमने बात की कि प्राप्ति भुगतान खाते में हम नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का लेखा करते हैं, और ये वस्तुगत या वास्तविक प्रकृति का खाता है तो उत्तर होगा ए। अगला, आय व्यय खाता एक है, ऑप्शन है लाभ कमाना। तो देखिए इसके ऑप्शन ही गलत है, इसमें ऑप्शन ये होने चाहिए थे वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता और व्यक्तिगत खाता। तो आय व्यय खाता एक है नाम मात्र खाता, तो इसमें उत्तर होगा नाम मात्र खाता, आप ठीक कर लेना। अगला प्रश्न, आय व्यय खाता में मदें दिखाई जाती। अभी हमने बात की कि आय व्यय खाते में सिर्फ चालू वर्ष की आयगत मदें दिखाई जाती हैं, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त आयगत व पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, केवल आयगत, केवल पूंजीगत, आयगत व पूंजीगत। तो हमारा उत्तर होगा केवल आयगत ए। अगला प्रश्न, आय व्यय खाता के आधार पर बनाया जाता है। अभी हमने बात की, चार्ट में आप देख सकते हैं दोबारा कि आय व्यय खाता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है उपार्जन अवधारणा, रोकड़ अवधारणा, इकाई पृष्ठ अवधारणा। तो उत्तर होगा ए, उपार्जन अवधारणा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, आजीवन सदस्यता शुल्क आय व्यय खाते व चिट्ठे में किस जगह दिखाया जाता है। पहले मैं आपको आजीवन सदस्यता शुल्क का अर्थ बता देता हूँ। आजीवन सदस्यता शुल्क का मतलब है कि किसी संस्था में उसके सदस्यों द्वारा वार्षिक शुल्क देने के बजाय एक साथ एक मुश्त राशि दे दी जाती है, तो उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। यह पूंजीगत प्रकृति का होता है और इसे चिट्ठे में दिखाया जाता है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है और इसको हम पूंजी कोष में जोड़कर दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आय व्यय खाते में नहीं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में नहीं, आय व्यय खाते के जमा पक्ष में नहीं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो उत्तर होगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, डी। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में मदें दिखाई जाती है पूंजीगत, आयगत, पूंजीगत व आयगत। तो अभी हमने देखा कि प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त पूंजीगत एवं आयगत मदों का लेखा किया जाता है, उत्तर होगा स। यदि खेल कूद कोष 2 लाख रुपए प्रारंभिक है तथा इसे पृथक से 8% वार्षिक ब्याज दर पर विनियोग कर रखा है, यानी 2 लाख ही 8% दर पे विनियोग कर रखा है। खेल कूद कोष कितना है, 2 लाख रुपए, और इतनी ही राशि विनियोग कर रखी है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा वर्ष के दौरान खेल कूद आयोजन पर 15,000 व्यय हुए, तो वर्ष के अंत में चिट्ठे में दिखाई जाने वाली राशि होगी। तो ये जो उदाहरण है खेल कूद कोष का, ये विशिष्ट कोष का उदाहरण है। तो इसका हल किस प्रकार से होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए भी, खेल कूद कोष कितना था, 2 लाख रुपए, उसमें से खर्चा कितना हो गया, 15,000 रुपये, तो हमारे पास कितने बचे, 1,85,000। और जैसा कि प्रश्न में कह रखा है कि 2 लाख रुपए का विनियोग कर रखा है, तो 2 लाख का 8% की दर से ब्याज कितना बनता है, 16,000 रुपये। तो हमने 16,000 रुपये इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो हमारा जो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए राशि आएगी वो आएगी 2,01,000। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में 2,01,000, 1,99,000, 1,85,000 और 2,16,000। तो उत्तर होगा ए, 2,01,000। तो ये विशिष्ट कोष का उदाहरण है। विशिष्ट कोष क्या होता है, विशिष्ट कोष वह कोष है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाता है और उसमें होने वाली आय व खर्चे उसी कोष में से घटाए व जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000, अंतिम स्टॉक 3,000 है, वर्ष के दौरान नगद खरीदी 20,000, तो इस व्यवहार को प्राप्ति भुगतान खाते में किस प्रकार देखेंगे। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते में नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है। तो स्टेशनरी के लिए नगद कितने चुकाए, 20,000, तो भुगतान पक्ष में 20,000 रुपये आएंगे, तो इसका उत्तर होगा बी, 20,000 रुपये भुगतान पक्ष में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचनाओं के अंतिम चिट्ठे में दिखाए जाने वाले बकाया चंदे की राशि ज्ञात करो। प्रारंभिक बकाया चंदा 10,000 रुपये। देखिए, साल के शुरू में बकाया चंदा कितना है, 10,000। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 20,000, जिसमें से बकाया चंदा 6,000 और अग्रिम चंदा 7,000। जो साल के शुरू में 10,000 चंदा है, उसमें से 6,000 तो 20,000 में शामिल है, प्राप्त हो गया, और 7,000 अग्रिम वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ। क्लब के कुल 50 सदस्य है और एक सदस्य का वार्षिक चंदा है 400 रुपये। तो इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा कितना है, 2 लाख रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, वर्ष के दौरान कितना चंदा प्राप्त हुआ था, 20,000, जिसमें से 6,000 रुपये पिछले वर्ष के बकाया चंदे के थे, तो घटेगा। अग्रिम चंदा कितना है, 7,000, ये भी घटेगा। तो चालू वर्ष का चंदा कितना प्राप्त हुआ, 7,000 रुपये। 6 7 13, 13,000 रुपये घटा दिए 20,000 में से, तो 7,000 रुपये। और चालू वर्ष का चंदा होना कितना चाहिए था, 50 सदस्य है और एक सदस्य का वार्षिक चंदा है 400, तो कुल 20,000 रुपये हमें प्राप्त होने चाहिए थे। ठीक है, जिसमें से चालू वर्ष का प्राप्त चंदा कितना है, 7,000 रुपये प्राप्त हुआ था, तो चालू वर्ष का बकाया चंदा कितना रह गया, 13,000 रुपये। अब जो साल के शुरू में बकाया चंदा था 10,000, जिसमें से 6,000 रुपये हमें प्राप्त हो चुके थे, तो उसके और बकाया कितने रह गए, 4,000। तो कुल बकाया चंदा कितना रह गया, 13 और 4 17,000। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, चिट्ठे में दिखाएंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं।